नया IBM 7 हौसला है। जम्मू कश्मीर में दूसरे दौर के मतदान के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। सियासी दलों के प्रचार का काम खत्म हो गया है। अब जनता, प्रशासन और सुरक्षा बलों को अपने अपने हिस्से का फर्ज अदा करना है। लेकिन दूसरे दौर के चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले किस तरह जारी रही बयानबाजी, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान के लिए रविवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। सभी पार्टियों ने दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर दूसरे दलों के तमाम बड़े नेताओं ने प्रचार में हिस्सा लिया। शनिवार को पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की उधमपुर में रैली हुई। इस रैली में जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए केंद्र की तरह राज्य में भी बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। पहले चरण में जबरदस्त मतदान से उत्साहित उधमपुर के सांसद ने अलगाववादियों की कड़ी आलोचना की। हम केवल चिंतित हैं उन लोगों को लेकर के जो देश के भीतर रह करके हिंसावादियों का सहयोग प्राप्त करते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। उनको शायद इन बातों से सबक सीखना चाहिए और उनके लिए ये चेतावनी है। जितेंद्र सिंह के इस बयान पर राजनीति शुरू होते देर नहीं लगी। कांग्रेस की तरफ से राशिद अलवी ने सरकार को नसीहत दे डाली। कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर ही इस मसले को हल करना चाहिए, लेकिन ये हमारा अंदरूनी मामला है, हिंदुस्तान का अपना मामला है। अगर हमारे कुछ भाई नाराज हैं तो उनको एतमाद में लेकर, कॉन्फिडेंस में लेकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। उधमपुर की रैली में जितेंद्र सिंह ने पहाड़ी इलाकों में विकास की गति तेज करने के लिए अटल सरकार को याद किया, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देने को उतावली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मोदी और अटल की तुलना तो की, साथ ही जम्मू कश्मीर में बीजेपी पर ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप भी लगा दिया। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी में वो मैच्योरिटी नहीं पाई जा रही है जो अटल जी में थी, उनके मुकाबले में बहुत कम है। और इसी तरह से अभी जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी उनका जो 44+ का मिशन है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक शंका नजर आती है कि कहीं ध्रुवीकरण हो जाए। जम्मू कश्मीर में दूसरे दौर के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। इस दौरान इक्का दुक्का आतंकी वारदात के अलावा कोई बड़ी घटना नहीं हुई। अब जनता की बारी है। बैलेट से बुलेट का जवाब देने में कामयाब रही जनता एक बार फिर इतिहास बनाएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। नसीर अहमद, उधमपुर, IBM 7। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में भी 2 दिसंबर को दूसरे दौर का मतदान होना है। कुलगाम जिले के नूराबाद विधानसभा क्षेत्र में मतदान के मद्देनजर सियासी सरगर्मी चरम पर है। नूराबाद से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सकीना 2 बार विधानसभा चुनाव जीत चुकी हैं। सूबे के समाज कल्याण मंत्री क्या इस बार जीत का हैट्रिक बना पाएंगे और क्या है इस बार नूराबाद की जनता का मिजाज चुनावी चौपाल में, ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी नसीर अहमद ने। कड़ाके की सर्दी के बावजूद जम्मू कश्मीर के दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव का प्रचार जोर शोर से जारी है और इसी बीच हम आपको ले आए हैं गुलमर्ग विधानसभा क्षेत्र में। गुलमर्ग विधानसभा क्षेत्र के बारे में आपको बता दें कि यहाँ से 2002 और 2008 में लगातार गुलाम हसन साहब चुनाव जीते आ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ गुलाम हसन साहब बैठे हैं, कुछ लोग भी बैठे हैं गुलमर्ग में। गुलमर्ग के बारे में तो आपको पता ही है, काफ़ी खूबसूरत जगह है कश्मीर घाटी की। और पहले गुलाम हसन साहब के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या किया उन्होंने पिछले 6 साल के दौरान अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करने के लिए। मेरे साहब, आप 2 बार चुनाव जीत गए, आप मंत्री भी रहे और एक अहम पोर्टफोलियो आपके पास रहा। इस बीच अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने न सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए जो काम किया, क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो पीरियड मैंने अपोजिशन में गुजारा, जो पीरियड मैंने गवर्नमेंट में गुजारा, हमेशा मैं मासेस के साथ जुड़ा रहा, मासेस की प्रॉब्लम्स को सुलझाता रहा और जब मेरे पास पावर आया उस पावर को मैंने यूटिलाइज किया लोगों, ग्राउंड लेवल तक लोगों को पहुंचाने के लिए,
उनको सहूलियात बहाल करने के लिए, उनकी मुश्किलात को हल करने के लिए। आपने बहुत बातें कही, यहाँ पे आपके पास जनता भी है जो आपसे सवाल पूछना चाहेगी और आप उनका जवाब दे दीजिए। आप नाम बताइए। मेरा नाम है गुलाम हसन ऋषि। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। मीर साहब, ये डेवलपमेंट के बारे में आपने बहुत कुछ किया। हम आपसे एक ही चीज़ कर रहे हैं कि यहाँ के जो यूथ है, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए आप जब आपकी गवर्नमेंट आएगी आप क्या करोगे? जब हम जम्मू कश्मीर में यूथ के बारे में बात करते हैं, एक वक्त था जिस वक्त हमने इलेक्शन लड़ा, उस वक्त हमारे पास सिर्फ नौजवान को तहफ़्फ़ुज़ देने का, सिक्योरिटी देने का तस्वुर था। शुक्र अल्लाह ताला का कि हम उस हालत में पहुंच गए। आज हमारा नौजवान अपने आप को महफूज पा रहा है, उसको सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। लेकिन अब चिंता है रोज़गार की, रोज़गार मिलना चाहिए। मेरा है कि हमको अब जो भी सरकार आए, our thrust area must be creation of employment, ताकि हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके चेहरे पे जो मायूसी है वो मायूसी हट जाए, उनको अपना फ्यूचर ताबनाक लगे। इसके लिए ये थ्रस्ट एरिया है, क्रिएटिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। और एक सवाल ले लेते हैं यहाँ से। क्या पूछना चाहेंगे आप मीर साहब से? मैं मीर साहब से पूछना चाहता हूँ कि जो सबको पता है कि फ्लड आया कश्मीर में, सूरत हाल खराब हुई, आपकी पार्टी का क्या प्रोग्राम है फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ फ्लड विक्टिम्स? और दूसरा सवाल, फ्लड जो कि रिलीफ कार्रवाई हैं वो रुकी हैं, उसमें मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कश्मीर जो है आपको पता ही है कि इतने डेवास्टेटिंग फ्लड से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अफेक्ट नहीं हुआ। तो आप अगर फिर से चुन के आए तो किस तरीके से आपको लगता है कि रिहेबिलिटेशन होना चाहिए? देखिए, फ्लड से जो एरियाज हिट हो गए उसमें दो तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जो इस वक्त अनअटेंडेड है। एक है जिनके मकानात तबाह हो गए, जिनका रोजगार मुतासिर हुआ, जिनका कारोबार मुतासिर हो गया। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है विच कैन नॉट बी हैंडल्ड विद वन गो। तो इस सिलसिले में जो मौजूदा सरकार ने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया है, मेरी कोशिश होगी उस पर अमल आवरी करना। उस प्रोजेक्ट में सबसे पहले ये है कि जिनका कारोबार हिट हो गया है उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए काम हुआ है। और दूसरा मसलन यही किसानों के बारे में हमने रिकमेंड किया है उसमें कि 3 लाख तक जिनको केसी लोन बाकी है उनका वो माफ़ होना चाहिए। तीसरा, जो 3 लाख से ज़्यादा जिनका बकाया हो उनको इंटरेस्ट फ्री वो लोन बनना चाहिए और 2 साल तक उसकी वागुजारी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह जो बिजनेसमैन तबाह हो गए हैं उनके लिए हमने कहा है उनको बैंक फाइनेंसिस करें, पुराने फाइनेंस करें और इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे दें ताकि वो नए सिरे से कारोबार शुरू करें। इसी तरह से हमने मकानों के लिए 7 लाख रुपया असिस्टेंस का किया है और पार्शली डैमेज्ड हाउसेस के लिए 3 लाख का मुआवजा मांगा है। तो मुझे लग रहा है कि फिर रिकंस्ट्रक्शन का, जो सड़कें खराब हो गई हैं, पुल खराब हो गए हैं, बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। एक पॉलिटिकल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। ना तो आप एनसी के साथ हैं, ना पीडीपी के साथ और ना बीजेपी के साथ, और अब के तो ऐसा लग रहा है कि एक कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बनेगी। अगर सरकार बीजेपी की बन गई या पीडीपी की बन गई या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बन गई, क्या आपकी पार्टी किसी भी पार्टी को सपोर्ट देगी? ये किसी भी पार्टी को सपोर्ट देने का सवाल नहीं होता है। इट इज़ ऑन टर्म्स, इट इज़ ऑन कंडीशंस। जो हमारा प्रोग्राम है, जिसके साथ हमारा प्रोग्राम मेल खाता हो, जो हमारा प्रोग्राम आगे चलाए। मसलन मैंने एक कमिटमेंट की है, आगे का दौर जो होगा ये नौजवानों का दौर होगा, ये नौजवानों के रोजगार का दौर होगा। जो पार्टी मेरे साथ इसमें इश्तराक करेगी उस पार्टी के साथ जाएंगे। इंक्लूडिंग बीजेपी? नहीं, वो उस टाइम विल डिसाइड। एक और सवाल ले लेते हैं यहाँ से, जो आप पूछिए। सर अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। हम मीर साहब से ये पूछना चाहते हैं कि टूरिज्म के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन रूरल एरियाज में क्या पोटेंशियल है इसमें?
शायद उन्होंने इसका जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी पूछते हैं एक बार इनसे कि ये रूरल टूरिज्म के बारे में पूछ रहे हैं, जैसे आपने पहले ही कहा। लेकिन मैं इस तरह से ये सवाल आपको फिर से पूछूंगा कि जो गुलमर्ग है वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और आप इसी क्षेत्र से हैं, क्या आपको लगता है यहाँ पे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है जितना होना चाहिए? हाँ, ये क्वेश्चन जो आपका है ये वेग क्वेश्चन है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। मसलन मैं आपको बताऊं, एक ज़माना था गुलमर्ग में 1 लाख टूरिस्ट साल भर आता था, आज 10 लाख 12 लाख, ये बढ़ता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो जाती है। फिर देखना है गुलमर्ग की कितनी कैपेसिटी है इस टूरिस्ट फ्लो को कैटर करने के लिए। इस लिहाज से मैंने नया एक रूट खोला, गोगलडारा रूट, जो द्रंग से जाता है गोगलडारा। मेरा है जो लोकल रश है, लोकल टूरिस्ट है, लोकल डे टूरिस्ट के लिए वो एरिया ओपन अप हो जाए। एक तो वहाँ टूरिज्म एक्टिविटी हो जाएगी, दूसरा गुलमर्ग पे दबाव कम हो जाएगा, और डिस्पर्सल ऑफ टूरिस्ट मीन्स क्रिएटिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट। एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 2 बार लगातार आप चुनाव जीतते आ रहे हैं और इस बार भी आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं गुलमर्ग एरिया से। आपको क्या लग रहा है कि आपका जो नियरेस्ट राइवल है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट है या पीडीपी का? मैं आपको बताऊं, जब मैं जाता हूं लोगों का सैलाब उमड़ आता है। मुझे नहीं लगता है वहां कोई अपने आप को दूसरी पार्टी के साथ शामिल होने का अंदाजा कर सकता है या दिखा सकता है अपने आप। लिहाजा मुझे कोई नहीं कि कौन है क्या है, यहाँ तो लग रहा है सिर्फ हम हैं और हम हैं। लीड है सिर्फ हम हैं, लेकिन अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं जब पोलिंग होगी यहाँ पे और जनता की जो राय आएगी उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं है, वो भी लोगों के सामने आ जाएगा। कैमरामैन अली मोहम्मद के साथ नसीर अहमद, IBN 7 गुलमर्ग।